कश्मीर एक राज्य ऐसा है जो भारत का कोहिनूर है। राम मंदिर बन गया है एक उदाहरण के तौर पे, या अन्य चीज़ें हैं। तो अब हम लोग को उसके आगे क्या करना है, उसके आगे राम राज्य को लाना है। नेशनलिज्म पर लोग शायद रिलीजन से भी कई बार कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता इन जिलों में रहेंगे तो वो तो पाश्चात्य भारत है, वो तो हमारा भारत है ही नहीं एक तरह से। विमेन कार्ड है, उसको बहुत ही गलत तरीके से यूज़ करके चीज़ें मोड़ी जाती है, मोल्ड की जाती है। कोई भी पावर दिया नहीं जाता है, लिया जाता है, और आज की तारीख में महिला पावर ले रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया शशांक सर पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ खुद भी इस पॉडकास्ट के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, जो इकनॉमी और मिडिल क्लास के बीच का जो संगम है, उसको बहुत कम लोग एक्चुअल में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एपी पॉडकास्ट पे आने के लिए। शशांक सर, सबसे पहले मैं जो प्रोफाइल देख रहा था और आपके बारे में पढ़ रहा था, हमारी टीम ने देखा कि आपका एक लाइफ का मेजर चंक, जो मेजर हिस्सा है, वो जागृति यात्रा के रिलेटेड काफ़ी प्रचलित रहता है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो आपका वेंचर है, 4 अलग अलग भागों में आप जो इंडिया में जाते हैं, आपकी जो ये यात्रा निकलती है। तो मैं सबसे पहले आपसे इसी के बारे में जानना चाहूँगा कि इस यात्रा का विजन क्या है और गोल क्या है। इस यात्रा का विजन आपके मतलब माहौल, आपके पॉडकास्ट, आपके दर्शकों से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि हम लोग युवाओं को कैसे नेतृत्वकर्ता बनाएं, कैसे हम लोग लीडरशिप क्रिएट करें हमारे युवाओं में, और वो भी युवा जो कि छोटे गांव शहरों से आते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े शहरों में उसके लिए कई उपलब्धियां हैं, बहुत अति गरीब पे भी गवर्नमेंट फोकस करती है। तो ये जागृति यात्रा गठन 2008 में हुआ, और उसमें हमने ये सोचा कि यदि अपने 500 लोगों को पूरे देश का भ्रमण कराएंगे, उनसे देखेंगे कि कैसे उद्यमी अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं, उनसे प्रोत्साहन लेके ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और काम करें, तो हो सकता है भारत का नवनिर्माण हो सके। तो मैं समझता हूँ कि 2008 में 3 भागों का जो भारत है, उच्च भारत, एक गरीब भारत और एक मध्य भारत। और मध्य भारत को मैं मिडिल क्लास नहीं कहूँगा, मैं इमर्जिंग मिडिल क्लास कहूँगा, क्योंकि उसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि मिडिल क्लास नहीं कहलाए जाएंगे, लेकिन उनमें अभी सक्षमता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग लाते हैं, 500 लोग, 15,000 आवेदन हर साल आते हैं। उसमें 30% से ज़्यादा महिलाएं होती, 40% महिलाओं को हम लोग चयन करते हैं। 500 लोग एक पूरी रेलगाड़ी में, 19 बोगे की रेलगाड़ी पूरे देश भर का भ्रमण करते हैं 15 दिन में। और ये अनवरत 16 साल से चल रहा है। 2 साल जब कोविड आया तब भी हम लोगों ने डिजिटली किया, क्योंकि डिजिटल हम लोग कर सकते थे, और 14 साल हमने फिजिकल रूप से इसका भ्रमण किया है। लगभग 3 बार हम लोगों ने पृथ्वी का चक्कर लगा लिया है, क्योंकि 8,000 किलोमीटर हर साल चलती है, और 8,000 लोगों को तैयार किया है, जिसका नाम, सबका नाम मेरी किताब के पीछे है। और सिलेक्शन प्रोसेस कुछ रहता है सर, ये जो चुनिंदा लोग होते हैं जिनको आप अपने साथ जर्नी पे ले जाते हैं? हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं। ठीक है, मैं आईआईटी का हूँ, मेरी भी टीम में कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उद्यमिता और पढ़ाई से बहुत मतलब नहीं है। कोई उद्यमी कोई छोटे गांव शहर का है, बहुत बड़े संस्था में न पढ़ा हो, वो भी उद्यमी हो सकता है, ये हम लोग का मानना है। तो उसका चयन ऐसे होता है कि हम लोग 5 प्रश्न पूछते हैं कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, आपके रोल मॉडल क्या हैं, आपने अभी उद्यमिता में क्या किया है, यात्रा के बाद क्या करेंगे, और देश के लिए आपकी क्या सोच है। इस प्रकार के प्रश्न हैं हिंदी और अंग्रेज़ी में। तो उसका चयन एक पैनल करता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो फैसिलिटेटर्स कहलाते हैं, 75 हैं, उनका हम लोग इंटरव्यू भी करते हैं। तो हम लोग को उसमें बहुत अच्छा, एक मान लीजिए 15,000 लोग हैं, उसमें 5,000 अच्छे आवेदन आते हैं, उसमें 500 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रतिभा होती है, और हटके लोग होते हैं। ये नहीं कि वो लकीर के फ़कीर वाले कि भाई पढ़ के आगे बढ़े हैं, मतलब ऐसे लोग तकियानूसी नहीं। हाँ, कोई चीज़ अलग सी करी हो उन्होंने अपने गाँव में, अपने देश में, अपने ज्वार में। तो बहुत अच्छे और बहुत इंस्पायरिंग लोग आते हैं। मैं तो बहुत सीखता हूँ, पिछले 16 साल से मैंने बहुत सीखा है अपने यात्रियों से। और अभी तक आप कितने टूर्स कर चुके हैं इंडिया के? 16 कर चुके हैं। एक और मैंने किया था 1997 में, वो अलग था, आज़ाद भारत रेल यात्रा। तो अगर 2 आप घटा दें, जो कि हम लोग ने एक डिजिटल माध्यम से किया था, तो 15 बार हमने भारत का चक्कर लगाया है, और 17 बार अगर आप उस 2 डिजिटल यात्राओं का भी लें जो कोविड के 2 साल में हमने किया, तो कुल मिला के 8,000 लोग हमने तैयार किए हैं। बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। देखिए, जो भौतिक उसका भ्रमण होता है वो तो अच्छा है ही, लेकिन जो मानसिक एक तरह से जुड़ाव होता है, सत्संग होता है 500 लोगों का, वो बहुत प्रभावशाली होता है। आप जानते हैं कि आपके भी कॉलेज में या मेरे कॉलेज में अधिकांश जो लर्निंग होती है एक दूसरे से होती है। ठीक है, मास्टर साहब या टीचर पढ़ाते हैं, हम लोग वो भी समझते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंशियल लर्निंग की मैंने एक सोच रखी है उसमें कि हम लोग अगर भारत का भ्रमण करके तीर्थार्थियों की तरह देश से सीखें, एक दूसरे से सीखें, अन्य जिसे कहते हैं परियोजनाओं से सीखें, अनुभव से सीखें, पढ़ाई लिखाई से नहीं, अनुभव से सीखें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वो भी कोहोर्ट बेस्ड, मतलब 7 लोग एक साथ चलते हैं, 21 लोगों का ग्रुप बन जाता है, वो एक साथ उसमें रहता है, फिर 500 लोग रहते हैं। तो कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग का हमने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट पिछले 15-16 साल से करते आ रहे हैं। और जैसे जब हम इंडिया की बात करते हैं सर, तो इंडिया के इतने अलग अलग हिस्से, इतने कल्चरल डायलेक्ट्स है, मुझे पता नहीं हिंदी का क्या शब्द होगा इसके लिए, पर जो कल्चरल डायलेक्ट्स है, जो आपके लिंग्विस्टिक बैरियर्स है, उसकी वजह से आपको लगा कि आपको दिक्कत आई लोगों को एक जगह इकट्ठा करने में और इस एम को आगे बढ़ाने में? देखिए, करीब 5-6 ऐसे लोग होते हैं 500 में से जो हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं बोल पाते हैं। कुछ तो वो भी हम लोग साथ चलते हैं, लेकिन अधिकांश लोग या तो हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं। तो हम लोग ट्रांसलेशन सर्विस कर रखी है, और कभी कभी एक ग्रुप में मान ली कॉन्वर्सेशन होता है तो उसमें भी दिलचस्पी आती है। अगर कोई हिंदी नहीं समझ पा रहा है, अंग्रेज़ी नहीं समझ पा रहा है, जो दक्षिण के लोग होते हैं कभी कोई हिंदी नहीं समझ पाते हैं, उत्तर के लोग, तो उसमें भी एक रोचक मिश्रण होता है। वो एक दूसरे को हेल्प करने लगते हैं, मैं साइन लैंग्वेज समझा रहा हूँ। तो जो 5-10% ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषा नहीं समझते हैं, मान लीजिए, उनको हम लोग, और इसमें एक हम लोग उसको हम लोग ट्रांसलेशन की सर्विस भी देते हैं। और एक और चीज़ है, हम लोग 40 लोग बाहर से भी लाते हैं। इस बार तो हम लोग G20 की यात्रा हमने करी तो 70 लोग थे, सामान्यतः 40 लोग बाहर फॉरेन देश, फॉरेनर। नेशनल्स। हाँ, और ये यात्रा 5 देशों में इसका अनुकरण किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेनियम ट्रेन प्रोजेक्ट, फ्रांस में टिकट फॉर चेंज, यूनाइटेड किंगडम में, पोर्चुगल में, पेरू में, और ऐसी छोटी छोटी यात्राएं देश भर में भी हो रही हैं। एक यात्रा हुई थी उड़ीसा में, एक उत्तराखंड में हुई थी। तो ये जो हमने एक मिसाल कायम करी है कि देश की सबसे बड़ी यात्रा, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी रेल यात्रा हो गई है, और 16 साल से प्रतिबद्धता से हम लोगों ने करा है, तो इसका प्रभाव बहुत लोगों में पड़ा है। तो सर, जैसे हम आपकी जो बुक का नाम है द मिडिल डायमंड ऑफ इंडिया, तो जब हम उसी की बात करते हैं, तो अगर मैं एकदम टॉप से शुरू करूं तो मैं कश्मीर का मामला थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ आपसे। तो कश्मीर मेरे हिसाब से तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई अपनी टिप्पणी देना चाहता है, पर शायद कोई समझना नहीं चाहता है। तो आपने खुद भी बोला कि आपका कश्मीर से खुद का अपना लगाव भी है। और उस रिगार्ड में आपका मैंने एक ट्वीट भी देखा था, आपने एक जर्नलिस्ट को अपने ट्विटर पे रीट्वीट करके मेंशन किया था कि आप काफ़ी खुश है जो 370 रिमूव हुआ था और उसके बाद जो एक नया कश्मीर की इमेज निकल के आई थी। तो मैं कश्मीर के रिलेटेड आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपकी यात्रा थी, क्या इसमें कश्मीर का भी कुछ इन्फ्लुएंस था, प्रोवाइडेड वहाँ पे जो पॉलिटिकल और जोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं उसकी वजह से मामला टेंस्ड हो सकता है कई बार? देखिए, कश्मीर के लिए मेरी पर्सनल बहुत जिसे कहते हैं एक हृदय से मेरा लगाव उनसे इसलिए है क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मैं बहुत बार ट्रैकिंग पे गया। मैं कम से कम 10 बार गया हूँ, और कम से कम 20 बार जम्मू गया हूँ, क्योंकि मेरा माता रानी के दरबार पे भी लगभग 20 बार मैं जा चुका हूँ। और 2-3 मैं आपको किस्से सुनाता हूँ ताकि उसको पता चलेगा। जब मैं स्कूल में था, 11वीं कक्षा में था, तो मैं किश्तवाड़ टू किश्तवाड़ ट्रैक पे गया था। 21 दिन की यूथ हॉस्टल की ट्रैक थी, और उसमें किश्तवाड़ से हम लोग मरगन सिंथन पास करके कश्मीर वैली में गए, फिर वापस आए, फिर यहाँ गए। फिर जब मैं कॉलेज में था तो कई बार हम लोग गए अपने आईटी के साथ। मैं हाइकिंग माउंटेनिंग क्लब सेक्रेटरी था। मैं 2 बार स्कीइंग के लिए हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, मेरे पिताजी आर्मी में थे तो हमारी ये संभावना थी, और उसके बाद भी कई बार गया। एक मज़ेदार बात बताऊं कि मैं राफ्टिंग भी करता था। तो एक बार हम लोग चले गए इंडस में, वहाँ पर लद्दाख में, और वहाँ से हमने राफ्टिंग की प्रयोजन किया। हर तरह से मैं कश्मीर से जुड़ा हूँ। कश्मीर में बहुत अजीब और बहुत अलौकिक प्रतिभा है, इसीलिए वो कश्मीर इतना मेरे हिसाब से भारत का हीरा कहूँगा। अगर आपने डायमंड की बात कही, तो कश्मीर तक हम जाते तो नहीं हैं, लेकिन पूरी प्रयत्न करते हैं कश्मीर के लोग हमारे यात्रा में आए। उसका एक उदाहरण है, 3 साल पहले करीब 20 कश्मीरी लोग कश्मीर से ही मनोज सिन्हा जी के सौजन्य से हमारी यात्रा में आए, और 2 साल आए। तो उन्होंने ये इसलिए भेजा क्योंकि कभी कभी कश्मीर में अलगाववाद की जो पाकिस्तान से आता है कि अलग हो जाए, उसके विरुद्ध 370 की जो आपने बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 370 से हर कश्मीरी समझता है कि मैं भारत का हूँ, और हर भारतीय भी समझता है कि कश्मीर उनके साथ चलेगा। और जिस प्रकार से आज की तारीख में वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। उसमें कुछ चीज़ें भी हैं जो कि हम लोग को सावधान होना पड़ेगा। कश्मीर एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ प्रदूषण न हो, हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन न करें, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग को कश्मीर को एकजुट होकर आगे बढ़ना है। इसके बारे में मैंने चर्चा भी की है। और जो हीरे का, कोहिनूर का वृत्तांत है, आपको मालूम है कोहिनूर डायमंड जब ब्रिटिश ले गए
तो जो महाराजा रंजीत सिंह के लड़के थे उन्होंने उसको दिया गिफ्ट में। गिफ्ट तो क्या होता था, 10 साल के वो थे महाराजा, उनको ले लिया गया। तो उसका भी प्रभाव उस क्षेत्र में है। तो कोहिनूर के बारे में चर्चा की है। मेरे हिसाब से कश्मीर एक राज्य ऐसा है जो भारत का कोहिनूर है। भारत का कोहिनूर है। और जो दिक्कतें आती हैं जैसे मिलिट्राइजेशन हो सकता है, या फिर कुछ लोग कह सकते हैं जो पॉलिटिक्स इनस्टेबल रहती है वहाँ पे, अनस्टेबल, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? कि कोई भी क्षेत्र जहाँ पर प्रतिभाएं हैं, संभावनाएं हैं, लेकिन उसको एक कोई वंश या कोई जाति या कोई पार्टी उस पर कब्ज़ा करके रहे, मैं अभी ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता हूँ इसमें, तो उसका यही प्रभाव होता है कि अधिकांश चीज़ दान दक्षिणा में चलने लगती हैं। आज की तारीख में 370 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मनोज सिन्हा जी, जिनके बारे में मैंने चर्चा की, इन लोगों ने ये किया है कि वहाँ पर स्वावलंबन की भावना है। कश्मीर में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सबने कश्मीर को बीमारू देश बरकरार किया। कश्मीर तो हमारा हीरा है, वहाँ तो जहाँ भी जाइए वहाँ पर अलौकिक दृश्य दिखता है। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से, इससे क्या होगा कि वहाँ की जो क्षमता है उसको उठाने का काम, और लगभग यही बात मैंने पूरे भारतवर्ष के लिए करी है कि कैसे हम लोग भारतवर्ष में छुपी हुई जो मिडल और डायमंड, कश्मीर जैसा हर जगह है जहाँ पर अधिकांश लोग या तो वो भोजपुरी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या तमिल बोलते हैं, उनको हम लोग कैसे उठाएं। सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा में जो लोग बात करते थे पहले, एलीट जो थे, उनसे हट के हम लोग सामान्य व्यक्ति में भी जो छुपा हुआ हनुमान है उसको जगाएं। ये मेरी सोच है। यही सी चीज़ को मैंने 400 पन्नों में चरितार्थ किया है। और जो आपका एक शब्द है रेनेसांस, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, उसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बताया रेनेसांस एक टफ वर्ड है, लोग उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। तो जब रेनेसांस और आप इंडिया को साथ लेके आते हैं, तो आप दो बहुत ही हैवी वर्ड्स को साथ में लेके आ रहे हैं, चाहे वो रेनेसांस हो, इंडिया हो या भारत हो। तो ये दो ऐसे शब्द है, दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप साथ में मिलाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो। तो जब आप रेनेसांस शब्द यूज़ करते हैं अपनी किताब में, तो उसका क्या मीनिंग अर्थ है? रेनेसांस एक सकारात्मक बदलाव का शब्द है कि कोई सिविलाइजेशन, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब उनको एक करवट बदलनी पड़ती है। अगर हमारे इतिहास में जाएं तो रेनेसांस आया था जब शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को फिर से स्थापित किया था। एक रेनेसांस उसके पहले आया था जब बुद्ध भगवान निकले थे। एक रेनेसांस उसके बाद आया जब स्वामी विवेकानंद ने जी पूरे देश का भ्रमण किया। और एक रेनेसांस आज की तारीख में आया कि अमृत काल में हम लोग कैसे मिलजुल के अपने देश को एक नई ऊर्जा दें। तो रेनेसांस में सकारात्मक क्या है? सकारात्मक ये नहीं कि किसी के विरुद्ध हम लोग किसी का गर्दन काटने के लिए रेनेसांस कर रहे हैं। रेनेसांस का मतलब है अपने ही आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया, जो एक व्यक्ति की आत्मा नहीं है, एक देश की आत्मा होती है, एक चित्त। उसका नाम दीनदयाल जी ने कहा है कि एक देश सिर्फ अपनी बाउंड्री से नहीं परिभाषित होता, उसकी एक आत्मा होती है, कि चित्त होती है, एक नेशन होता है। उसको हम लोग ग्रहण करें और उसके द्वारा एक शक्ति मिलती है बदलाव की। अभी 75 साल तक, लगभग 60 साल तक तो है ही, हम लोग की आत्मा परिभाषित हुई थी पाश्चात्य सभ्यता से, क्योंकि पिछले 200 साल तक हम लोगों को गुलाम रखा अंग्रेज़ों ने। गुलामी सिर्फ आर्थिक और सामाजिक ही नहीं थी, गुलामी मानसिक थी। और उन्होंने ये बोला कि भाई साहब, आप लोग तो दीनहीन हो, आपकी सभ्यता में कोई दम नहीं है, सभ्यता तो पाश्चात्य सभ्यता है, उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन अब परिवर्तन आ रहा है। अब 75 साल हो गए, एक जनरेशन जो कि गुलामी में पैदा हुआ था वो हट रहा है। एक नया जनरेशन जिसका प्रतिनिधित्व आदरणीय मोदी जी भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। उनको हम लोग को आगे लगाम देनी पड़ेगी कि आप लोग नेतृत्व करिए। तो उसमें क्या होगा कि रेनेसांस क्यों आएगा? क्योंकि वो समझते हैं, और जो मध्य भारत की ऊर्जा है कि हमारे इतिहास में, हमारे कल्चर में, हमारे पर्यावरण में, हमारी स्थानीय संस्थाओं में कितना बल था, जिसको तहस नहस किया अंग्रेज़ों ने। अगर उससे हम लोग वापस जीवंत करें तो रेनेसांस आएगा, सकारात्मक रेनेसांस। और इसके लिए शंखनाद हो गया है अमृतकाल का। इसी से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। अगले 25 साल के लिए मैं समझता हूँ कि अपने आप को इसी में तत्पर रखूँगा। क्योंकि देखिए, मैं एक सीनियर पार्टनर था PwC में, IIT का छात्र रहा हूँ। पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे भी अब लगभग सेटल ही हो गए। अब मैं समझता हूँ कि वानप्रस्थ आश्रम में अपने देश के लिए करूँ, और ये रेनेसांस वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ मैं कहूँगा दोस्तों, ये आखिरी मौका है। क्योंकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं कि आज की तारीख में अधिकांश लोग न तो बहुत बूढ़े हैं, न तो बहुत यंग हैं, मध्य में हैं। एक तरह से वो भी मध्य है, लेकिन उसको मैं 18 से 65 के बीच में परिभाषित करता हूँ। वो डेमोग्राफिक डिविडेंड अगले 20 साल तक बढ़ता रहेगा। अधिकांश लोग उसमें आते रहेंगे। अब धीमा हो गया लेकिन बढ़ता रहेगा, और उसके बाद उसका पतन होगा। जो चीन का हाल आज हो रहा है वो औसतन रूप से बूढ़ा हो रहा है।
उसकी आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन औसतन रूप से बूढ़ा हो रहा है। तो हमें ये रेनेसांस अगले 25 साल में क्रियान्वित करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मौका बहुत उसके बाद हम एक हिसाब से स्थगित हो जाएंगे, स्टेगनेंट हो जाएंगे, आपका ये मानना है? और आने वाली पीढ़ियाँ, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, हम लोग को माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास मौका है, उनके पास नहीं रहेगा। और आपको सर ऐसा लगता है कि आज का जो माहौल है, जो रेनेसांस है, अब जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम रेनेसांस की जड़ों में जा रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, पर आज के टाइम में कुछ लोग रेनेसांस का मतलब एकदम कह सकते हैं कि सड़कों पे निकलना समझ लेते हैं, या फिर वो धर्म हो या जाति हो, उसकी रक्षा करने के लिए चाहे उनको वायलेंस यूज़ करना पड़े, वो उस रास्ते को चुन लेते हैं। तो जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं समझता हूँ एक मैंने शब्द यूज़ किया था मेरे हिसाब से चौथी या पांचवी यात्रा में, एक वैलिडिक्टरी स्पीच थी मेरी। अंत में मुझे गांधी आश्रम में जाके कुछ बोलना पड़ता है सब 500 लोगों के लिए, जब वो अपने अपने घर जाने के बाद। तो मैंने अपने आप थे, मैंने कुछ उसका स्क्रिप्ट नहीं किया था, मैंने बोला प्रोटेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बट बिल्डिंग इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट। जो आज का नवयुवक है वो समझता है कि इनकलाब जिंदाबाद, आज़ादी, ये सब चीज़ करे, लेकिन उसमें सच पूछिए असली स्वतंत्रता नहीं मिलती है। असली स्वतंत्रता वो है जो किसी काम को उसमें आप बंध जाइए और उससे आप बोझ उठाइए। वन पर्सन हैज सेड, अ वेरी फेमस गाय, दैट फ्रीडम इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, इट्स फाइंडिंग द राइट वंस। अगर आप मान लीजिए स्वास्थ्य के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए अपने गांव में जाके आप काम करेंगे। नारेबाजी से क्या स्वास्थ्य होगा? नारेबाजी का ज़माना था, एक समय था जब कांग्रेस ने नारेबाजी करी तो अंग्रेज़ों को हटाना है, इनको हटाना है, समय था, वो अलग बात थी। लेकिन आज की तारीख में हमें नारेबाजी नहीं करनी है, हम लोग को तो सकारात्मक रूप से करना है आगे। तो मैं समझता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि विरोधाभास के बजाय अगर हम लोग सकारात्मक करें, किसी चीज़ पे अगर हमारा मंथन है तो सड़क पे उतर आए। किस लिए? क्योंकि उसको करना है, ये नहीं कि उसको हटाना है। और ये भी बात सही है कि कुछ त्रुटियां हमारे संस्कृति में या हमारे इतिहास में थीं, कुछ हद तक आप समझ रहे, राम मंदिर भी उसका एक उदाहरण है। वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं, वो सब चीज़ें भी हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि राम मंदिर बन गया है एक उदाहरण के तौर पे, या अन्य चीज़ें हैं। तो अब हम लोग को उसके आगे क्या करना है? उसके आगे राम राज्य को लाना है। अब कोई और चीज़ नहीं करनी। अब हम लोग को राम या ऐसी आस्थाओं को अपने जीवन में परिवर्तित करना, ये भी एक रेनेसांस का अर्थ है। और कुछ लोग बोल रहे हैं भाई साहब आप धार्मिक बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे धर्म में कोई ऐसा ये नहीं था कि रिलीजियोसिटी है। हम लोग के धर्म में यह था कि एक चरित्र है जो अपने आचरण को संभालता है कि कैसे आप अपने जीवन का व्यापन करें। हम उसको ही भूल गए थे। हम तो पाश्चात्य सभ्यता, न्यूक्लियर फैमिली, बड़े शहरों में जाइए, करिए, वो करिए। आप आइए देवरिया, आप देखिए किस प्रकार का समरसता है, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलकर समाज चलता है, किस प्रकार धर्म को भी पॉजिटिवली अप्लाई किया जाता है, किसी के विरोध में नहीं। आप उसको अपनाइए, किसी का विरोध नहीं है। तो इस प्रकार की सोच अब आने लगी है। ये अमृतकाल में आपको लगता है आ रही है? और अगर मैं थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ूं, तो जिसमें आप ये बोलते हैं कि जो मिडिल क्लास है, काफ़ी रिपोर्ट्स का भी ये दावा है कि मिडिल क्लास जो है वो बढ़ने वाला है, उसकी क्वांटिटी इंडिया में बढ़ने वाली है। तो जब आप ये बोलते हैं कि माना हमारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारी एमएनसीज आ रही है, वो सारी चीज़ें हो रही है, आप वो सब लोग उस चीज़ों को देख सकते हैं, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो यूनिकॉर्न बनना हो किसी कंपनी का, वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। बट क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी का फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है? क्योंकि अगर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अगर सब लोग ही स्टार्टअप कर रहे हैं या सब लोग ही एमएनसीज में जा रहे हैं, तो ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, वर्क फोर्स जो है वो भी कम कर रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि आजकल आपके पास टेक्नोलॉजीज़ आ गई, चाहे वो एआई हो, चाहे वो कोई और भी माध्यम हो। तो अगर सब लोग ही स्टार्टअप या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना शुरू कर देंगे, क्या हो सकता है कि मिडिल क्लास गिर जाए, जो कि एक्चुअल में इसका गोल था ही नहीं? देखिए, आपके मन में ये भावना है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इक्वल टू स्टार्टअप। मैं इसको थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहता हूँ। दो प्रकार की चीज़ें हैं। अगर टॉप ऑफ द डायमंड में देखें, बेंगलोर में, दिल्ली में, तो स्टार्टअप की प्रथा है और अच्छी है। ये मेरे हिसाब से साधुवाद के पात्र हैं कि जो लोगों ने स्टार्टअप किया है, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करी हैं। हमारा लक्ष्य, जागृति का लक्ष्य, जो मेरा लक्ष्य रहा है कि उसको अगले चरण में ले जाएं। द्वितीय तृतीय श्रेणी के जो ज़िले हैं, टियर 2 टियर 3 ज़िलों में, वहाँ पर भी स्टार्टअप होगा और कुछ लोग यूनिकॉर्न बन जाएंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, वॉलमार्ट पहले एक छोटे से गाँव शहर का था, सबसे बड़ी कंपनी बन गई। हमारे यहाँ नीरमा भी बहुत छोटे से गाँव की थी, बड़ी कंपनी बन गई। तो ऐसे कई निकलेंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति बड़ा ही कंपनी बनाए। अगर मान लीजिए मेरे देवरिया में मालती यादव
100 महिलाओं को अचार की बनाने की फैक्ट्री करी हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। उसको मैं स्टार्टअप तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसको उद्यमिता कहूँगा। लोकल है, स्थानीय है, 100 महिला वहीं काम कर रही हैं। अगर कोई स्टार्टअप करता है तो सबको बेंगलोर में भाग के जाना पड़ता है, एज एन एग्जाम्पल। मैं समझता हूँ कि स्थानीय रोजगार के लिए आपको वहीं स्थानीय उद्यमिता का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। और उद्यमिता और एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा डिफरेंस है। मैं इसमें आप एक्सप्लेन हाँ, करेंगे? उद्यमिता एक भारतीय शब्द है। एंटरप्राइजिंग, हाँ, इसका मतलब है इंटरप्राइजिंग है, लेकिन उससे और भी ज़्यादा आगे है, क्योंकि जो इंटरप्राइज की शुरुआत होती है कि मुझे पैसा बनाना है। उद्यमिता एक व्यक्ति विशेष से शुरू होती है। मैं लीडर हूँ, मैंने एक समस्या को देखा, मैंने इनकलाब जिंदाबाद नहीं कहा, मैंने बोला मैं समस्या का समाधान करूंगा, उसका समस्या का सबसे बेहतर समाधान करूंगा, तो मुझे पैसा भी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ के उसको सॉल्व करूंगा, समाज के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो। तो उद्यमिता का एक काफ़ी बड़ा विवरण मेरी किताब में है, एक पूरा चैप्टर मैंने उद्यमिता में लिखा है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे अलग है। और उद्यमिता इसमें नहीं बिलीव करती कि मैंने एक बड़ी कंपनी शुरू करनी। आप उद्यमी बन जाएं, 100 लोगों की कंपनी खड़ा कर दें, 50 लोगों की, 10 लोगों की, आप औरों को रोज़गार दें, अपने मन की स्थिति हो। एक तो ये भौतिक चीज़ है। दूसरी चीज़, एक एडमंड फेल्प्स हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ न्यूयॉर्क में। उन्होंने ये भी कहा, और इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, कि कोई भी व्यक्ति अगर इनोवेटिव करता है कोई चीज़ या उद्यमी करता है, तो उसको सिर्फ जीवन में भौतिक अर्थ नहीं मिलता है, उसको मानसिक अर्थ भी मिलता है। ही और शी फाइंड्स मीनिंग इन लाइफ। मीनिंग तब होता है जब आप किसी चीज़ में परिश्रम करके आगे बढ़ते हैं। और ये भावना हमारे सोशलिज्म से ख़त्म हो गई थी। और दीनदयाल जी, जो कि एक बहुत बड़े चिंतक रहे, उन्होंने इस बात को वापस लाया कि अगर अपने ह्यूमनिज़म में आप बिलीव करते हैं, इंटेग्रल ह्यूमनिज़म उनका शब्द था, अगर इंटेग्रल ह्यूमनिज़म में है तो किसी भी चीज़ की शुरुआत ह्यूमन स्पिरिट से होनी चाहिए। इसीलिए उद्यमिता की शुरुआत आपके अंदर छुपा हुआ हनुमान जो है, जो जागना चाहता है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और इसी के लिए मैं फिर आता हूँ कि हम लोग का किरदार जागृति में, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का भी किरदार जामवंत का होना चाहिए। वो खुद पहाड़ ना उठाए, लेकिन औरों को प्रेरित करे कि आप में पहाड़ उठाने की क्षमता है। तो एक 1.4 बिलियन पीपल अगर वो राइज करना शुरू करेंगे तो हम लोग कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे। आप रामायणा का मेंशन कर रहे हैं, आपने उनके करेक्टर्स का, आपने हनुमान जी का, जामवंत जी का मेंशन किया। ये कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस रखते हैं आपकी लाइफ में? नहीं, मतलब मेरी नानी मुझे पढ़ाया तो नहीं करती थी, कहानियाँ सुनाया करती थी रामायण की, इन सब चीज़ की। तो मुझे बहुत पहले से, मैं थोड़ा आता हूँ ईस्टर्न यूपी से, जो रामचंद्र जी का क्षेत्र है। मेरे बहुत पहले के पुरखज उसी, मतलब मैं वंश का तो नहीं हूँ, लेकिन उसी धारा में तुलसीदास जी वहीं के थे, इर्द गिर्द के थे, सरयू पारण, जिन्होंने रामायण का जो हिंदी का या अवधी अनुवाद लिखा। तो मैं कुछ हद तक, शायद मेरे अंदर से कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे आकर्षित करती है रामचंद्र जी के कैरेक्टर से, हनुमान जी के, जामवंत के कैरेक्टर से बहुत क्योंकि जामवंत बड़े धैर्यवान थे। वो कभी लाइमलाइट में नहीं थे, लेकिन उन्होंने सबको प्रोत्साहित किया, तुम उठो। उन्होंने नील और नल को बोला तुम ये पुल बनाओ, उन्होंने उनको बोला। तो इस प्रकार का प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है मेरे हिसाब से देश के लिए। और सर, मैं पहले भी आपकी बातें सुन रहा था, तो आप बिरसा मुंडा, इनकलाब जिंदाबाद ऐसे नारों को यूज़ कर रहे हैं। अब जब आप ऐसे जॉनरा में जाते हैं, मतलब आप ऐसे ऑथर्स के, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की बातें सुनते हैं, तो ये इनका जो फ्रीडम पाने का रास्ता या जस्टिस पाने का रास्ता थोड़ा सा आक्रोश वाला हो सकता है, कि हम एक्शन में थोड़ा बिलीव करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम बैठेंगे सुनेंगे, उसमें शायद उनका इतना थॉट प्रोसेस ना जाए। तो क्या जो आज का भारत है, उसे किस टाइप की थिंकिंग चाहिए? क्या उसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस उस टाइप की थिंकिंग चाहिए, या उसे महात्मा गांधी वाली थिंकिंग चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, एक ही तरह के थे, क्योंकि दोनों के पास एक ही समस्या थी कि कैसे अंग्रेज़ों को बाहर भगाओ। अब उन्होंने हथियार अलग अलग यूज़ किए। मैं मंगल पांडे से शुरू करता हूँ। मंगल पांडे ने विद्रोह किया, एक व्यक्ति थे, उन्होंने कल्चर के बारे में विद्रोह किया। उसके बाद रानी झांसी आई, वही पूर्वांचल की थी, झांसी की नहीं थी। उनका जन्म तो पूर्वांचल में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, मणिकर्णिका वहाँ की थी। दोनों लोग योद्धा वहीं के आए। तो बिरसा मुंडा 1900 में उठे झारखंड में। उस समय कोई ऐसा चरित्र नहीं था कि हमारा देश संगठित था तो हम कुछ सकारात्मक कर सकें। उस समय की मांग, चाहे वो बोस की हो, चाहे वो गांधी की हो, चाहे वो वीर सावरकर की हो, चाहे वो भगत सिंह की हो या चंद्रशेखर आज़ाद की हो, तो उन्होंने अलग अलग क्रांतियाँ करी। गांधी ने एक सकारात्मक करी, सर्वोदय सत्याग्रह की। सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी खड़ी करी। मंगल पांडे ने लड़ाई लड़ी बंदूक से, रानी लक्ष्मण ने तलवार चलाया। लेकिन सबका केंद्र यही था कि ब्रिटिश साम्राज्य को हटाओ।
अच्छा, एक चीज़ बता दूं, 1857 की लड़ाई के बाद 90 साल तक उन क्षेत्रों ने जिन्होंने विद्रोह किया उन्हीं को प्रताड़ित किया गया। और आज की तारीख में अगर आप देखें, मॉडर्न इंडिया में आज 75 साल हो गए, तो जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं वहाँ अगर आप जाएंगे, शोध करेंगे, तो वहाँ पर 1857 की क्रांति की आवाज़ उठेगी। बिरसा मुंडा झारखंड में, झारखंड को दबाया गया, पूर्वांचल को दबाया गया, अन्य क्षेत्रों को दबाया गया। खैर चलिए, वो इतिहास था। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। आज की तारीख में गांधी, बोस, सावरकर, आज़ाद की रणनीति नहीं चलनी है। अभी किसी ब्रिटिश को तो भगाना नहीं है, हमें तो सकारात्मक रूप से गरीबी हटानी है, सकारात्मक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना है, सकारात्मक रूप से ऊर्जा को संग्रहित करना है, सकारात्मक रूप से पर्यावरण के साथ लेके चलना है। तो इसके लिए हमें एक अलग क्रांति करनी पड़ेगी। रेनेसांस की बात कही, मानसिक रूप से वो ये नहीं कि इनकलाब जिंदाबाद, मानसिक रूप से वो है कि हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। उसका एक उदाहरण देता हूँ। मेरे देवरिया के पास एक जगह है जहाँ पर एक बहुत पुराना कोल्ड स्टोरेज था। क्योंकि मैं वहाँ पर अपने उद्यम केंद्र के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक नवयुवक को बोला, चलिए भाई साहब, हम लोग इस कोल्ड स्टोरेज को वापस ठीक करवाते हैं। तो हम लोग लखनऊ गए, पूरा 20 साल से ऐसे जर्जर पड़ा हुआ है। तो हमने एक उद्यमी को बुलाया, बोला भाई साहब आप इसका अंदर जो है वो हटा दीजिए, एक नया कोल्ड स्टोरेज डाल दीजिए, बहुत अच्छी ज़मीन है, चल जाएगा। तो ठीक है, लखनऊ गए, वहाँ भी डिपार्टमेंट सही हो गया। एक दिन मैं बैठा हुआ था, इसके बारे में चर्चा कर रहा था एक नवयुवक से, तो नवयुवक तुरंत पूछा, भाई साहब धरना कहाँ करना है? मतलब धरना कहीं नहीं करना, हमें तो इसमें आगे चल के कोई सोल्यूशन निकालना है। तो धरनाबाजी, इनकलाब जिंदाबाद, इससे हट के अब अमृत काल में हम लोग को सकारात्मक करना है। उसमें भी परिश्रम करना है, लेकिन सकारात्मक परिश्रम। और वो सकारात्मक परिश्रम पहले कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए नहीं दिखता है, लेकिन जब वो फ्लाईव्हील टर्न करने लगती है तो उसको कोई रोक नहीं पाता है। आजीवन आपको उसमें एक तरह से एक मीनिंग, अर्थ मिलेगा। तो ये मेरा सोच है कि उस समय के जो गांधी, आज़ाद या बोस थे, आज के जो गांधी, आज़ाद, बोस निकलेंगे, उनको सकारात्मक सोच से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे उनके वक्त तो ब्रिटिशर्स थे जिनके खिलाफ उन्हें लड़ना था, पर मुझे लगता है आज के समय में हमारे अंदर ही इतने सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, रिलीजन के बेसिस पे, पॉलिटिक्स के बेसिस पे। तो मुझे लगता है आप बाहर के दुश्मन से तो लड़ सकते हैं, बट जो आपके देश में है चीज़ें, जो रिलीजन के नाम पे खेल रही है या फिर रीजन के नाम पे भी खेल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे वो फैक्टर लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए, उसमें सबसे बड़ा जो विभाजन है, जो लैक ऑफ इंटेग्रिटी और यूनिटी है, वो मेरे हिसाब से उतना रीजन में नहीं है जितना कि जो बड़े वर्ग के तबके के लोग हैं, एलीट और मासेस में है। जो टॉप ऑफ द डायमंड है और जो मिडिल ऑफ द डायमंड है और बॉटम ऑफ द डायमंड, उसमें बहुत अंतर है। आज की तारीख में वो बदल रहा है। कुछ हद तक प्रधानमंत्री मोदी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ पहले तक अगर आप सही कॉलेज में नहीं हैं, आपका सही एक्सेंट नहीं है, आप सही जगह से नहीं पढ़ें, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते थे। आज की तारीख में कोई ग्राम प्रधान भी सोच सकता है, हो सकता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। एक तो ये चेंज आया है। दूसरा ये है कि जो विभाजन था, अलग अलग तरीके से डिवाइड एंड रूल जो उन्होंने किया, असली डिवाइड एंड रूल उन्होंने पंजाब बनाम पूर्वांचल नहीं किया। असली डिवाइड एंड रूल तो हुआ जब वो शीर्ष जो पूर्वांचल में है और जो साधारण उसके बीच में किया। जो रजवाड़े थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने तो मिली भगत की। और ये सब जो तीनों चारों जो कॉलोनियल टाउन्स हैं, चाहे वो उसको कलकत्ता कहें या मुंबई कहें या मद्रास कहें, मुझे इसमें कोई, मैं भी मुंबई, मेरे पास एक घर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा कि वहीं पर हम फोकस करेंगे तो गलत रहेगा, क्योंकि वो सब औपनिवेशिक थे, दे वर ऑल कॉलोनियल। वो कॉलोनियल टाउन्स थे, मानसिकता कॉलोनियल थी, और जो उसमें रहते थे उन्होंने मिली भगत करी हमारे ब्रिटिशर्स के साथ। असली क्रांति अपर कास्ट से नहीं आई, असली क्रांति तो मध्य भारत से आई थी। उस समय मंगल पांडे एक साधारण वो थे, लक्ष्मीबाई झांसी में उनकी शादी हुई, लेकिन वो उनके पिताजी तांबे साहब एक साधारण ब्राह्मण थे बनारस के, एज एन एग्जाम्पल। चाहे आप वीर सावरकर को देख लीजिए, चाहे सुभाष जी को देख लीजिए, कटक के थे वो, उनका जन्म कटक में होता। गांधी को देखिए, ठीक है उनके पिताजी एक बड़े ओहदे पे थे, लेकिन उनका साधारण व्यक्तित्व था। इस प्रकार से जब साधारण लोगों ने कोई भी चीज़ करी है, तो मैं समझता हूँ भारत आगे बढ़ाए। आइए मिलजुल के अमृत काल में उस साधारण भारत को एक मौका दिया जाए। वह साधारण भारत अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो ऊपर वाला भारत है वो पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ा है। यहाँ का साधारण भारत, आप देवरिया में आइए, कुशीनगर में आइए, कोयम्बटूर में जाइए, एर्नाकुलम में जाइए, तो आपको साधारण भारत से साक्षात्कार होगा। अगर आप सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता इन जिलों में रहेंगे तो वो तो पाश्चात्य भारत है, वो तो हमारा भारत है ही नहीं एक तरह से। फिर उसके बाद मैं अंत में ये कहूँगा कि ऊपर वाले भारत और मध्य भारत को साथ मिल के काम करना है। ऐसा नहीं कि हमें विद्रोह करना है कि भाई ऊपर वाला भारत गलत है, उनको साथ मिल के काम करना है, ताकि मिल के हम लोग जो नीचे वाला भारत है, जो अभी भी गरीब है,
40 करोड़ लोग लगभग करीबी की रेखा के आसपास है, मान लीजिए वो 250 मिलियन 25 करोड़ हो गया, उसको आगे उठाने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आज भी तारीख में विरोधाभास न हो, जोड़ के चले, संगठित रूप से चले। जो आपका प्रश्न था कि अलग अलग कास्ट में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग, वो भी मेरे हिसाब से धीरे धीरे कम हो रहा है। नेशनलिज्म की भावना आ रही है, इंटीग्रेशन आ रहा है। नेशनलिज्म पर लोग शायद रिलीजन से भी कई बार कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, रिलीजन और कल्चर में बहुत बड़ा एक संबंध है। ये पाश्चात्य सभ्यता हटाने की कोशिश करती है। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह यूज़ किया जब यहाँ पर आए थे। कोलोनलिज्म वॉज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स, वन इज़ प्रोसेलिटाइजेशन एंड सेकेंड इज़ कोलोनलिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड कोलोनिज्म। तो उन्होंने विभाजन की भावना करी। कोई भी देश अगर अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ता, इसका ये मतलब नहीं कि किसी और के विरोध में, अगर कोई और वर्ग है तो वो हर समय साथ रहेगा, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, विभाजन हो गया। आज की तारीख में अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं तो आप किसी वर्ग के पीछे नहीं जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि नेशनलिज्म की असली उपज इंटीग्रेशन से होती है, बाय कंबाइनिंग पीपल टुगेदर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको साथ मिल के राष्ट्र के लिए कुछ करना है, राष्ट्र की शक्ति बनना है। इससे हर वर्ग मेरे हिसाब से प्रभावित है। समय आएगा, कुछ बाधाएं भी होंगी, लेकिन धीरे धीरे अमृतकाल में मेरे हिसाब से जब तक हम 100 साल तक पहुँचेंगे, ये विभाजन कम होते रहेंगे। और जैसे राम मंदिर बना, काफ़ी सारे हिंदुओं की आस्थाएं उससे जुड़ी थी। क्या आपको लगता है ये बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशनल और हिस्टोरिकल डिसीजन था जो इम्प्लीमेंट हुआ? कि मेरी राम जी के प्रति बहुत अच्छी आस्था है, तो मैं तो बहुत ही हर्षित हूँ। अगर इसको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में लें, मुझसे हटा के लें एक मिनट के लिए, तो देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही अच्छा निर्णय था। दोनों पक्ष के संबंध में था। यहाँ मंदिर बनेगा, वहाँ मस्जिद बनेगी, ये भी था। ये बात सिद्ध हुई कि यहाँ पर रामलला का एक था। तो मैं उस विवाद या उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाऊँगा। उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया है और मेरे साथ निर्विवादित है। तो उसके हिसाब से एक डेमोक्रेसी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि कॉन्स्टिट्यूशनली किसी ने इसको स्वीकृति दी, उसको करा। उसके बाद जो बनने का था, कई लोगों ने बोला था भाई लहूलुहान हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब लोगों ने उसको स्वीकार किया। मुसलमान लोगों ने स्वीकार किया, हिंदू ने स्वीकार किया। अब जब बना है, जो आस्था उठी है लोगों में, बहुत अलौकिक है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए सिर्फ आप ऑटोनॉमी में नहीं कि मैं हूँ, उसको कम्युनिटी से जोड़िए, उसको डिविनिटी से जोड़िए। ये जॉनथन हेट ने कहा है। जॉनथन हेट का किस्सा बताता हूँ। ये प्रिंसटन के थे साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने देखा कि जो वेस्ट ईस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं, ईस्टर्न देशों में सिर्फ व्यक्ति एक ऑटोनॉमी से नहीं प्रभावित होता, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, वो कम्युनिटी से प्रभावित, मैं हूँ आप हैं, और डिविनिटी से प्रभावित होता है कि मैं डिविनिटी में हूँ। उड़ीसा आए भाई साहब, वो खुद ही नास्तिक थे, तो पहले तो उन्होंने देखा कम्युनिटी भी यहाँ पर है, फिर देखा डिविनिटी भी है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और ये भारत के मध्य में ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ अगर उस डिविनिटी को इग्नोर करके आप आगे बढ़ेंगे, और देखिए भारतीय सभ्यता में कुछ न कुछ डिविनिटी ब्रह्म से जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ब्रह्म से द होल आइडिया दैट वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वी irrespective of caste and religion. or religion or other things. We are also interconnected with plants and animals, which is very important, because मैंने अपनी किताब में एक पूरा अपेंडिक्स इस पे लिखा है कि कैसे हम लोगों को ये प्रोत्साहित करें कि हमारे जो जीव जंतु हैं वो हमारा ही हिस्सा है, हम उनका हिस्सा है। पाश्चात्य सभ्यता ने, कार्टीजियन लॉजिक ने क्या किया, नहीं मैं माइंड हूँ, तुम मैटर हो, मैं तुम्हें कॉन्कर करूँगा। इसीलिए कॉलोनिज्म पनपा। बहुत अच्छी किताब भी है इसके ऊपर अमिताभ घोष की। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग डिविनिटी को इग्नोर करेंगे तो एक बहुत बड़े अपने अंग को इग्नोर करेंगे। और राम मंदिर का निर्माण उस डिविनिटी का एक प्रतीक है। अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो मस्जिद बनेगा उसका भी नहीं हम लोग सम्मान करें, दोनों का सम्मान करें। नेशन में हर वर्ग साथ आ सकता है, ये मेरा विश्वास है। मैं एक आर्टिकल की तरफ बढ़ना चाहूँगा। आपने एक आर्टिकल लिखा था, मैं फैक्ट्स के साथ सही हूँ इसलिए मैं उस आर्टिकल को कोट ही करना चाहूँगा। तो अगर मैं उस आर्टिकल को कोट करूँ तो उसमें एक आपने लाइन लिखी थी, women from these districts are balance sheet builders, whereas men often exhibit a profit and loss type behavior. तो मैं समझता हूँ कि आप इसको जब आंसर देंगे इसका तो लोग समझ जाएंगे जो हिंदी ऑडियंस है। तो मेरा जो होल रीज़न है बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि जब मैं इसे पढ़ता हूँ पहली बार तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि ये थोड़ा सा पेट्रियार्कल हल्का सा साउंड कर रहा था। तो मैं इस क्वेश्चन में और कुछ ऐड नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको ही स्ट्रेट अवे इसका आंसर देना मैं पसंद करूँगा। आप इसका आंसर दे स्ट्रेट अवे कि व्हाट वाज दिस होल लाइन अबाउट।
देखिए, महिलाओं में एक अलग शक्ति होती है और ये मेरी तथ्य नहीं है, मेरी किताब में मैंने वर्ल्ड बैंक को कोट किया है कि 100 रुपये यदि आप महिला को दें किसी चीज़ के लिए और 100 रुपये पुरुष को दें तो 100 रुपये महिला अधिकांश अपने बच्चे की पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसके पालन पोषण में खर्चा करेगी, घर बनाएगी, ये करेगी, और पुरुष में 20 रुपये तो पान बीड़ी तंबाकू में चला जाएगा। ये मेरा नहीं है, ये तो वर्ल्ड बैंक ने सिद्ध कर दिया है। तो इस हिसाब से अगर किसी महिला को दूरगामी चीज़ों में, बच्चे की पढ़ाई तो दूरगामी है, एक घर बनाना दूरगामी है, इसमें है, और पान बीड़ी तंबाकू अभी, अब पान भी छोड़ ही दीजिए, कपड़े में, इन सब चीज़ों में भी तुरंत खर्च जाते। मैं नहीं समझता हूँ कि एक सही है दूसरा गलत है, लेकिन हमें रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा यदि आप महिला को सशक्त करते हैं तो दूरगामी सोच से सशक्त करते हैं, और ये सत्य है, इसमें मैं कोई डिफेंसिव नहीं हूँ। और बैलेंस शीट बिल्डिंग में कोई पेट्रियार्की नहीं, मैं तो उनका सम्मान कर रहा हूँ, मैं उनको उठने के भी बोल रहा हूँ। पेट्रियार्की को ये है तो हम लोग महिलाओं को किसी तरह की सहायता नहीं देते हैं। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, जो ये चर्चा चलती है, मैं तो बड़े बोर्ड में भी काम कर चुका हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुका हूँ। एक महिला है जो कि सशक्त है, जो कि बड़े शहरों में है, जो कि इज़ नॉकिंग ऑन बोर्ड रूम्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द थिंकिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू गेट देम गोइंग इज़ वेरी डिफरेंट, राइट, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड फ्रॉम द वेस्ट। हमने उनकी फेमिनिज्म को कॉपी किया। अगर आप मध्य भारत की महिला को देखें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, उसको सम्मान दिया जाए, उसको स्पेस दिया जाए विद इन द फैमिली ऑल्सो। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मुझे अतिशयोक्ति नहीं लगती है, और ये बात सही है कि अभी भी छोटे गांव शहरों में महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया जाता। मेरी 2 बेटियां हैं, एक दिलचस्प बात बताता हूँ, मैंने अपनी दोनों बेटियों का जनेऊ संस्कार करवाया था 10 साल पहले, पहली बार हुआ था। किरण बेदी जो हमारे परिवार की एक दोस्त हैं वो आई थी वहाँ पर, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। तो मैं समझता हूँ सम्मान तब नहीं होता जब आप ग्राम प्रधान बनने वाली होती हैं या आप बोर्ड रूम में जाने वाली होती है। सम्मान तो 55 से शुरू होना चाहिए, और उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं किसी पुरुष से कम नहीं हूँ। तो इस प्रकार का सम्मान अगर समाज पूरी तरह देगा, मेरे वुमेन चैप्टर में कहा है, तो बैलेंस शीट बिल्डिंग केबिलिटी आएगी। दूसरी चीज़, कोई भी पावर दिया नहीं जाता है, लिया जाता है, और आज की तारीख में महिला पावर ले रही है। किसके द्वारा? काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ, एकदम। पावर दिया नहीं जाता, पुरुष पावर नहीं देंगे महिला को लेना पड़ेगा। वो कैसे ले रहे हैं? थ्रू द बैलेट बॉक्स। आज की तारीख में महिला पुरुषों से ज़्यादा वोट कर रही है। मैं आपको देवरिया के बाद बताता हूँ। देवरिया में औसतन रूप से सिर्फ 55% पुरुष वोट करते हैं, 62% महिला वोट कर रही है। महिला इलेक्टर्स में 1 लाख कम है, लेकिन फिर भी उनकी संख्या 5 लाख वोटिंग की है, पुरुष भी 5 लाख है। महिला समझती है कि अगर मैं इस व्यक्ति को वोट करूंगी जो कि मेरे लिए विकास का लाएगा, जाति से परे, धर्म से परे, अलग चीज़ों से परे। और मोदी जी उसका जीता जाता उदाहरण है। उन्होंने महिला का वोट को आकर्षित किया है क्योंकि वो उनके लिए काम किया, उन्होंने उज्ज्वला स्कीम दी है, उन्होंने जनधन में अकाउंट में डाला है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो अभी रिजर्वेशन बिल आया है 33% का, वो भी इसका ध्येय है। वो भी ये समझ आता है कि जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है कि अगर महिला को हम लोग सशक्त करेंगे तो बैलेंस शीट बिल्ड बनेगा, प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि पुरुष गणों को किसी तरफ अपेक्षित करना है। यहाँ पुरुष भी हैं, बहुत अच्छे हैं, तेजस्वी हैं। मध्य भारत में पुरुषों की भी संख्या मेरे हिसाब से अपेक्षित रहती है। उनकी ऊर्जाओं को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, कुछ हद तक भागते रहते हैं कि हम लोग। अच्छा, एक और चीज़ कहूँगा, महिला जमी रहती हैं क्योंकि महिला के पास ऑप्शन नहीं कि मैं ट्रेन लेके पुणे चली जाऊँ। पुरुष तो ट्रेन लेके पुणे चले जाते हैं जॉब में। तो अगर आपको क्षेत्रीय विकास करना है, अपने क्षेत्र में विकास करना है, तो महिला पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, पुरुषों पे भी करना पड़ेगा। गांधी जी ने बोला है, आर कंट्री वॉक्स ऑन वन लेग, द सेकेंड लेग ऑल्सो इज नाउ गेटिंग एक्टिवेटेड, देन नॉट ओनली विल वी वॉक, वी विल रन। बट जैसे आपने महिला का पावर लेने वाला स्टेटमेंट आपने बताया, तो अगर मैं इसको एक यंग पर्सपेक्टिव से आपके साथ शेयर करूं, तो आजकल उसे काफ़ी एक नेगेटिव कॉनोटेशन में भी देखा जा रहा है कि महिला, इसका जो वर्ड है एक्चुअल में वो टॉक्सिक फेमिनिज्म करके भी आजकल मीडिया में बहुत प्रचलित रहता है कि वो जो एक विमेन कार्ड है उसको बहुत ही गलत तरीके से यूज़ करके चीज़ें मोड़ी जाती है, मोल्ड की जाती है अपने स्वार्थ के लिए। परहैप्स आई डोंट एग्री विद दैट। जितना उत्पीड़न महिलाओं का हुआ है पिछले 75 साल से इज फ्रैक्शन कंपेयर्ड टू सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर गोइंग द अदर वे आल्सो। सो आई डोंट थिंक द बैलेंस इज इवन करेक्टेड राइट नाउ। ये मेरी कल्पना है। और जो टॉक्सिक फेमिनिज्म की बात हो रही है वो कुछ अर्बन फिनोमेना है। अगर आप सामान्य द्वितीय श्रेणी में जाएंगे तो वहाँ पर फेमिनिज्म अलग तरह की है। फेमिनिज्म वर्ड ही नहीं हो, वहाँ तो समाज को साथ लेके चलना है। अगर आपका भाई आपके साथ नहीं है
तो फिर वो अलग हो जाएगा। तो आपको परिवार के साथ लेके चलना है। मेरा ये मानना है कि चाहे कुछ भी कहिए, परिवार की अग्रणी महिला होती है। मेरे भी घर में अंत में महिला जो होती है वही आगे चलाती है। तो अगर हमको पारिवारिक रूप से आगे चलना है, मेरे कल्चर के चैप्टर में मैंने इस पर लिखा है, तो महिला को हम लोग को सम्मान देना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि पुरुषों को सम्मान न मिले, दोनों को सम्मान देना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि आज की तारीख में देश में टॉक्सिक फेमिनिटी ज़्यादा है, मेरे हिसाब से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ज़्यादा है इस समय। बट ये परिवर्तन आ रहा है, और जैसे ही महिला सशक्त होगी तो बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस की बात है, ऐसा नहीं कि महिला डोमिनेट करे, बस महिला साथ चले, ताकि दोनों वर्ग पुरुष, और उसका जीता जाता उदाहरण शिव भगवान है, अर्धनारीश्वर हैं, एक ही व्यक्ति में उन्होंने महिला भी है पुरुष भी है। आप बताइए कौन सी ऐसी सभ्यता है जो अपने टॉप भगवान को दोनों चीज़, पुरुष और प्रकृति दोनों चीज़ है। शिव शक्ति का जो जोड़ है, जो ईस्टर्न फिलॉसफी में भी है, यिन एंड यांग का, हमारी सभ्यता में कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन वो बैलेंस किसी वजह से उस तरफ हो गया था, अब वो बैलेंस धीरे धीरे वापस आ रहा है। जब बैलेंस हो जाएगा तो मेरे हिसाब से दोनों पुरुष और महिला एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। और जैसे आपने राम राज्य के बारे में पहले बात करी थी, तो जब आप राम राज्य बोलते हैं, क्या आप एक ऐसा राम राज्य चाहते हैं जो कि पुराने थिंकिंग, पुराने थॉट प्रोसेस वाला हो, या आप एक ऐसा राम राज्य चाहते हैं जिसके प्रिंसिपल्स पुराने राम राज्य वाले हो, बट क्योंकि आजकल लिबरेशन बहुत ज़्यादा आ चुका है, एक नई थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ चुकी है, उसको इनकलकेट करके, उसको इंक्लूड करके एक प्रोडक्टिव चीज़ निकल के आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम लोग उत्साहित हो जाते हैं इतिहास में, लेकिन परिश्रम करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम समझते हैं हमारा इतिहास बहुत ही गंभीर था, जो सत्य है, उसका विनाश कर दिया, जो सत्य है, लेकिन हम उसको बिना किसी परिश्रम के आगे ले जा सकते हैं। 200 साल के कॉलोनिज्म ने हमारे आर्टिजन्स को ख़राब किया, हमारे कल्चर को तहस नहस किया, अन्य चीज़ें की। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रामराज की अवधारणा है, वो आपने जो बोला एकदम सही है। उसके प्रिंसिपल्स क्या थे कि सबको साथ लेके चलिए, निषाद राज भी हैं तो उनको भी साथ लेके चलिए, अपने कर्तव्य के लिए आप कुछ भी करना के लिए, अगर आप राजा हैं आप कर्तव्य पे ज़्यादा विश्वास करें बनस्पत किसी और चीज़ पे, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स में इनोवेशन लाना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो मान लीजिए संस्कृत भाषा जिसमें मेरी ज़्यादा रुचि है, तो संस्कृत को हम वापस कैसे लाएं, उसके वैदिक मैथ्स में कैसे जाएं, और इसके लिए इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है, किसी एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकते। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक और तजुर्बे वाले इंस्टीट्यूशंस भी, उसको हमें बनाना पड़ेगा। तो आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारा पास ग्लोरियस था, लेकिन अपने पास पे बैठ के बोलना बड़ा पास गलत है। उस पर परिश्रम करना पड़ेगा, उस पर हम लोग को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस पास को फिर जीवंत करना पड़ेगा। एक धर्मपाल जी की बहुत अच्छी किताब है द ब्यूटीफुल ट्री, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे जो स्कूल्स कॉलेजेस थे कितनी अच्छी तरह चलते थे, जब कॉलोनिस्ट आके मैकॉले की पद्धति ने उसको किस प्रकार से ख़राब किया है। एक उदाहरण है। तो अगर उसको वापस लाना है तो परिश्रम करके इंस्टीट्यूशंस बनाना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने अपने ही गाँव में उसकी शुरुआत करी है, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी मैं अपनी किताब में करता हूँ, कहता हूँ, उसको करता हूँ, या करके मैंने किताब लिखी है। मैं अध्यात्म में नहीं बिलीव करता हूँ कि फिलॉसफी झाड़ रहा हूँ, मैं तो करके दिख कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने ये लिखा है कि मेरा जो उद्यम केंद्र मेरे गाँव का है वो उसका जीता जाता उदाहरण है, और उसमें मैं एक संस्कृत लाइब्रेरी बनवाना चाहता हूँ, ताकि वहाँ जो संस्कृत है, मैंने बताया तुलसीदास उधरी के थे, उसी एरिया के थे, अन्य वाल्मीकि बगल के थे जिन्होंने ओरिजिनल रामायण लिखी थी। तो वहाँ पर हम लोग कैसे शोध करें कि संस्कृत को जब वापस लाएं तो सिर्फ ये न कहें कि वाल्मीकि जी ने जो लिखा था उसको हम लें, हम उस पर शोध करें, वैदिक मैथ्स जोड़ें, कंप्यूटर से आगे बढ़ाएं, इन सब चीज़ों को करें। तो आपकी बात सही है कि हम लोग को अपने इतिहास पर गर्व अवश्य होना चाहिए, लेकिन ये भी बात सही है कि अगर परिश्रम करके उसको फिर जीवंत नहीं करेंगे तो बस बात हो जाएगी, टॉल क्लेम्स हो जाएगा। एंड सर, अगर हम इस कन्वर्सेशन के क्रक्स में मूव करें, एक एंड में मूव करें, तो अगर मैं इस पूरी कन्वर्सेशन को देखूं और मैं आपकी अगर किताब भी पढूं और मैं अगर आपके बारे में भी पढूं, तो एक अमृत काल एक शब्द है जो आप बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो पीएम हैं, पीएम मोदी, उनकी लीडरशिप के बारे में लोग तारीफ़ भी करते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि उनका जो भी टेन्योर रहा है उसमें अगर अमृत काल को आप इंक्लूड करें, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है ये पीएम मोदी के टेन्योर में जो हुई वो भारत के लिए बहुत बेहतर साबित हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनमें बहुत ऊर्जा होती है, परिश्रम करने की क्षमता होती है, और उस क्षण के एक शब्द है ज़िटगिस, उस मोमेंट के जो भावना को
परखने की क्षमता होती है। मोदी जी उसमें एक ऐसे व्यक्ति हैं। अनेक ऐसे पहले हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हुए हैं, मोदी जी वैसे हुए हैं, कुछ हद तक गांधी भी हुए हैं, कुछ हद तक बोस भी उस प्रकार के थे, हालांकि उनको उतना मौका नहीं मिला। मैं समझता हूँ मंगल पांडे एक छोटे स्तर के वैसे व्यक्ति थे। तो अगर पीछे चले जाएँ तो शंकराचार्य थे। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी के आने से दो प्रकार के परिवर्तन हुए। जो लगभग 60-65 साल तक हमारी व्यवस्था में एक इलिटिज़म था, वो चला रहा। एरिस्टोक्रेसी थी। अगर आप ल्यूटेंस में हैं तो आप अच्छे हैं, अगर आप किसी मेरे जैसे देवरिया में हैं तो आप शायद धोती कुर्ता वाले हैं, आपका तो अस्तित्व नहीं है, आप तो हिंदी बोलते हैं, आप तो तमिल बोलते हैं, अंग्रेज़ी नहीं बोल रहे हैं, अच्छी एक्सेंट नहीं है। अट्टहास हुआ था मोदी जी पे भी कुछ समय पहले उनके एक्सेंट पे। या मान लीजिए कंगना रनावत हैं, उनके एक्सेंट पे भी लोग बोलते रहे तो गंवार है, तो है, लेकिन उसके में बहुत ऊर्जा है, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रतिभा उठी है वहाँ से, वो तभी उठ पाई है जब मोदी जी आए हैं 2014 में। और उसके बाद 10 साल तक जो काम हुआ अभी तक, वो क्या था काम? वो अभी विंध्याचल पे चढ़ाई करने का। विंध्याचल मतलब बहुत बड़ा एक माउंटेन नहीं था। विंध्याचल पे उन्होंने क्या किया? जो रूढ़िवादिता थी, जो अलग अलग चीज़ें थी, सरकार में कोई काम नहीं करता था, जो एक नेपोटिज्म थी, ये सब चीज़ें थी, वहाँ का जो तंत्र था, मिली भगत थी इंडस्ट्रियलिस्ट उनमें, उन सबको हटाया उन्होंने। अभी रास्ता क्लियर हो गया है। तो ये एक फेज़ था, इसमें उन्हें संघर्ष करना पड़ा, कभी कभी इसमें उन्होंने लड़ाई करनी पड़ी चीज़ों को हटाने के लिए, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया। अब दूसरा चरण जो उन्होंने बखूबी एक तरह से ऐलान किया है अमृतकाल का, जो एक सांस्कृतिक मुहिम है, एक आर्थिक मुहिम है, एक सामाजिक मुहिम है, एक राजनीतिक मुहिम है, और मेरे हिसाब से पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। तो ये 25 साल आप समझिए कंचनजंगा पहाड़ पे जाने वाला एक मकसद है। अभी तक जो हमारी चढ़ाई थी छोटी थी, आज से 25 साल वाला। सो आज की तारीख में अगर हम लोग मान लीजिए 4 ट्रिलियन पे आ गए हैं, तो अगले 25 साल में हमें 15 ट्रिलियन पे जाना है। और इसके बारे में मैंने किताब में भी देखा है। और इस प्रक्रिया में अगर साधारण व्यक्ति जुड़ जाए तो वो डेवलपमेंट बड़ा भी होगा, दूरगामी भी होगा, त्वरित होगा, जल्दी होगा और इंक्लूसिव होगा। क्योंकि किसी भी गणतंत्र में अगर आप इंक्लूसिविटी को साथ नहीं लेके चलेंगे तो फिर आगे चल के सोशल विद्रोह हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने करी है, और उसके लिए उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए हैं। स्वच्छ भारत उसका एक उदाहरण है। स्वच्छ भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को मोबिलाइज़ किया। मेरे गांव में ही समझता हूँ, आपको मालूम होगा कि 2014 के पहले जब 500 यात्री मेरे गांव में रहते थे तो मुझे बड़ी शर्म आती थी। जब वो बस से उतरते थे, दिखता था शौच का जगह पर। मैंने बहुत प्रयास किया, मेरे पिताजी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैंने एक दिन 2016 में, एक कृष्णा रामावत है, मेरा ही यात्री, मतलब हमारी यात्रा का है, मैंने उसको गोरखपुर एयरपोर्ट पर देखा। मतलब कृष्णा यहाँ क्या कर रहे हो? तो सर मैं जा रहा हूँ, डीएम ने बुलाया, मैं वहाँ पर ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। पूरी ट्रेनिंग करवाई और उसके बाद वहाँ पर सुचारू रूप से स्वच्छ भारत धीरे धीरे वो बढ़ता गया। तो उसमें मानसिक परिवर्तन उन्होंने करवाया, गवर्नमेंट को जोड़ा, प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा, होल ऑफ नेशन किया। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का अभ्यास पिछले 10 साल में हमारा हो गया है। जल जीवन भी आज उसी का उदाहरण है। मिलजुल के अगले 25 साल में जो रेनेसांस की बात आपने कही, जो कंचनजंगा पहाड़ पे चलने की बात कही, उसके लिए हम लोगों ने कमर कस ली है। आई गेस मेरी तरफ से इतनी ही चीज़ें थी जो मैं जानना चाहता था। आई होप आपको इस कन्वर्सेशन में मज़ा आया हो। ये मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल था, मेरे लिए बहुत ही विजडम फिल्ड एपिसोड था। आई होप सो आई वॉज एबल टू डू जस्टिस टू दिस कन्वर्सेशन। यू डिड। और मैं आपको और आपके सब पूरी क्रू को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अंत में 2 चीज़ कहना चाहता हूँ। जो भी श्रोता इसको देख रहे हैं, आप लोग जागृति यात्रा में अवश्य आवेदन दीजिए। अगर आपकी उम्र 21 से 27-28 के बीच में है तो आप एज अ पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। अगर आप 28 के ऊपर हैं तो आप फैसिलिटेटर के तौर से कर सकते हैं। तो 75 फैसिलिटेटर, 425 पार्टिसिपेंट्स। और अगर आपको असली मध्य भारत का अनुभव लेना है तो मेरे गांव आइए, उसका नाम है बरपार, देवरिया में है। गोरखपुर के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं, देवरिया के लिए ट्रेन ले सकते हैं। बहुत विशाल का वटवृक्ष, उसकी छाया 120 फुट की है, आधा फुटबॉल फील्ड की। उसके बगल में मैंने एक बहुत अच्छा आधुनिक उद्यम केंद्र बनाया है। उसकी छाया में हम लोग ने 10 जिलों में काम करना शुरू किया है। अभी एक आवेदन भी आया है, हम लोग करीब 20-30 लोग रिक्रूट कर रहे हैं, अच्छे ओहदे पे, अच्छे पे पे। यदि आप उसमें आना भी चाहते हैं उद्यम कोर उद्यम मित्र के तौर पे, अवश्य अप्लाई करिए। मेरे गांव आइए, यात्रा पे आइए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।